किसी मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जागता है और 2 मिनट के बाद आप फिर ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या फिर 2 दिन कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन भर रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य को ख़त्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़कर फेंकना होगा। उसके बाद ही आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो हमेशा रहेगा। चलिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमज़ोर आदमी क्या जोशीला या फिर उत्साह से भरा नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से ही जन्म लेता है। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरा मोटिवेशन स्पीच सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय अलीपुर नाम के एक गांव में आकाश अपने पिता के साथ रहा करता था। आकाश अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ आकाश शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर आकाश उस काम को अकेले ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंस पाला करती थी, जिसका दूध पी पीकर आकाश बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी आकाश और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीज़ उगाने के लिए खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि आकाश का पिता अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब होनी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब आकाश के पिता को भली भांति पता था और वो मेहनत करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात को फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होने लगा था, क्योंकि खेतों की तरफ बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे आकाश के पिता की जान का खतरा भी बढ़ गया था। जैसे कि बहुत बार उस खेत में सांप भी देखा गया था। इससे आकाश की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो आकाश को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, अब सारा कामकाज, सारी जिम्मेदारियाँ
तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटा होते हुए भी बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, ये बात अच्छी लगती है? अरे तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? लेकिन आकाश पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेलता रहता था, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन जब आकाश के पिता खेतों में पानी लगा रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप उनके पैर पर काट कर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं मौजूद था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर तक पहुंचे। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर नहीं था। सबसे नज़दीकी अस्पताल वहाँ के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूर था। इसलिए जब आनन फानन में आकाश अपने पिता को नगर में लेकर जा रहा था तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आकाश अपने पिता के मृत्यु शरीर को लेकर अपने घर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा सा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारियां अपने कांधों पर ले सके। घर में सिर्फ आकाश और उसकी माँ बची थी। अब पूरी जिम्मेदारी आकाश के कांधों पर थी। आकाश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो आकाश बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारियां उसके कांधों पर आ गई थी। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी, फसल की देखभाल करनी पड़ती थी, फसल में पानी देना, सब उसी का काम हो गया था। लेकिन आकाश के मन में एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे थे। आकाश अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेत में बहुत कम अनाज हुआ था। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए थे। अब आकाश के घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी कह सकती थी, क्योंकि आकाश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर आकाश की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपदा हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुकी थी। वो अक्सर आकाश को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनकी बातों से आकाश में कुछ देर तक जोश और उत्साह तो जागता था। वो सीधा रस्सी उठाकर अपने खेत पहुंच जाता था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता था और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती थी। एक दिन जब आकाश की माँ आकाश को जली कटी सुना रही थी तो आकाश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी तो चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं रोज़ रात में ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाऊँगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का भी मेरा मन नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें आकाश का पड़ोसी भी सुन रहा था। आकाश की ये बात सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसी ही हालत मेरे बेटे की भी हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक गुरु रहते हैं। जब मैंने अपने बेटे को उनसे मिलाया तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा अक्षम रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस गुरु ने उसे ऐसा क्या बताया था, वो मुझे भी नहीं पता।
मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी एक बार जाकर उस गुरु से ज़रूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो लेता नहीं है। अगर तुम्हारा फ़ायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर आकाश की माँ ने आकाश से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस गुरु से ज़रूर मिल लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता तो मैं सह लूँगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस गुरु से ज़रूर मिलो। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ सहायता तो तुम्हें ज़रूर वहाँ से मिलेगी। ये सुनकर आकाश अगले दिन ही उस गुरु के पास पहुँच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताता है। उसकी समस्याएं सुनने के बाद गुरु कहना शुरू करते हैं। गुरु उसे कहते हैं कि तुम रात में तो ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों पर काम करना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर आकाश कहता है कि महात्मा, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वो गुरु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह तो उठता है और फिर से वो ठंडा हो जाता है। इसलिए तुम रात में तो सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वो काम कर नहीं पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुखी देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे। और जब तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश, मेरा उत्साह किसी काम का नहीं है। इसलिए कभी भी किसी बात पर भी एकदम से जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतरन जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन भर जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो और किसी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं आएगी। नंबर 1, सबसे पहला सिद्धांत है, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन हर रोज बस 1 कदम बढ़ने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम 1 दिन में ख़त्म नहीं करना है। यही सोचकर तो हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तुम खुद सोचो, क्या तुम 1 दिन में ही अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है। इसलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ बस 1 कदम बढ़ना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो सबसे पहले 1 दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर एक दिन अपनी मंजिल की तरफ 1-1 कदम बढ़ते जाओगे तो तुम ये पाओगे उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतरन बढ़ता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश, तुम्हारा उत्साह और बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर कभी चढ़ने का फैसला भी ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत जो आलस को दूर करता है वो ये है कि हम भांत भांत का खान पान खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस को पकड़ने लगता है। इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर तुम उन सभी नशीले कणों को खात्मा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज़ सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रकृति तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर से सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे,
तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिन तक करना है। नंबर 3, तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस को जड़ से उखाड़कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भूलकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर वो चीज़ें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी, इस तरह के खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती हैं कि अगर आप उनकी प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का मन भी ना करे, जैसे कि बाज़ार में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह। इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पन्न होता है। नशीले कण आपके पेट में चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य पैदा करते हैं। इसीलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। नंबर 4, अगला सिद्धांत जो समझने योग्य होता है वो ये है कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आए होते तो आप निर्जीव ही होते। आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म योग क्या है, तो आप खुद ब खुद देने का भरपूर प्रयास करेंगे। नंबर 5, जो आखिरी बात समझने की होती है वो ये है कि हमारे बिना भी वो काम पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर यही सोचते हैं कि उस काम को करने के लिए हमारी क्या ज़रूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं, तो मेरी उसमें क्या आवश्यकता है। और यही सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें कि ये काम मैं ही पूरा कर सकता हूँ और मेरे बिना ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। आप अपने आलस को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। अब आकाश को गुरु की बात समझ आ गई थी। अब वो सारे काम को एक बार में नहीं करता था, बल्कि वो एक लिस्ट बनाता था और उसमें सारे काम को दिनों के हिसाब से लिखता था और उसी हिसाब से काम करता था। और अब उसके सारे काम बहुत ही आसानी से होने लगे थे। अब वो अपने पिता से भी ज़्यादा फसल पैदा करने लगा था। वो और उसकी माँ अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।